हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और ये इसका सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हम इस वीडियो का इस चैप्टर का कर चुके। नाउ स्टार्ट। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। जो हमें शुरू करना है इस वीडियो में कि वेयर आर मोस्ट ऑफ पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ पर जो है एम्प्लॉयड यानी रोजगार में लगे हुए हैं। आपके सामने ग्राफ दिखा रखा है, ग्राफ 2, उसी को लेकर क्वेश्चन कर रहा है कि जो ग्राफ 2 है प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर इन जीडीपी में तीनों का परसेंटेज दिखा रखा है जो सेक्टर्स का। तो अब देखिए कि कितना सारा चेंजेज आया 40 ईयर्स के दौरान। ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन ए चेंज इन शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन जीडीपी, सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। तीनों सेक्टर्स के ने जीडीपी में काफ़ी चेंज किया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वैसा चेंज नहीं है जैसा इन्होंने जीडीपी में किया है। जीडीपी में हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर कि शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन 1977, 78 and 2017 to 18. The primary sector continue to be the largest employer even now. जो प्राइमरी सेक्टर है वो कंटिन्यू अभी भी सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला है लोगों को, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर बना हुआ है। Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of the employment? अभी भी ऐसा क्यों है कि प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज क्यों नहीं हुआ, शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? इट इज़ बिकॉज क्यों नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। क्योंकि आज भी जो है सेकेंडरी और टर्शरी दोनों ही सेक्टर्स के अंदर लोगों के लिए जॉब नहीं है कि वो वहाँ जा कर के जॉब कर सकें और एग्रीकल्चर को या फिर जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको छोड़ सकें। नेक्स्ट देखिए, though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. जो इंडस्ट्रियल जो हमारा रोजगार यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसने जो गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो 9 गुना बढ़ी है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ 3 गुना बढ़ी है। सेम बात टर्शरी सेक्टर के ऊपर भी लागू होती है कि टर्शरी सेक्टर ने अपना जो जीडीपी के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसने 14 टाइम बढ़ाया है, लेकिन प्रोडक्शन को 14 टाइम बढ़ाया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर सिर्फ 5 टाइम बढ़ा है। एज ए रिजल्ट, तो इसके कारण मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, जिसके कारण आधे से भी ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना जो है काम में लगे रहते हैं। प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जबकि वो जीडीपी के अंदर सिर्फ 1/4 क्वार्टर यानी कि 1 क्वार्टर 1/4 पार्टी अपना शेयर कर पाता है। इन कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज द एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, जबकि 3/4 पार्ट सेकेंडरी और टर्शरी से आता है और उसके अंदर जो लोगों को रोजगार मिला होता है, एम्प्लॉय मिला होता है, वो आधे से भी कम है। डज दिस मीन दैट द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? इसका मतलब ये कि जो एग्रीकल्चर में लोग लगे हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। वट इट मीन दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इन इज नेसेसरी? कहते हैं कि इसका क्या मतलब ले सकते हैं हम, कैसे लगा सकते हैं कि जो खेती में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, यानी कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर वर्किंग है। सो इवन इफ़ यू मूव इन फ्यू पीपल, अगर हम वहाँ से कुछ लोगों को हटा दें तो प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को इन अदर वर्ड जो अभी हमने पढ़ी, विल नॉट बी वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, इन अदर वर्ड वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कृषि के जो सेक्टर में है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अल्प बेरोजगारी है। चलिए इसका एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक लक्ष्मी छोटी जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है जो अनइरीगेटेड है, उसको वो डिपेंड है इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए रेन के ऊपर, और वो सिर्फ जो है जवार और अरहर ऐसी फसलें ले सकती है। ऑल 5 मेंबर, उसकी फैमिली में कोई 5 मेंबर हैं जो कि सारे के सारे अपने प्लॉट यानी कि जो 2 हेक्टेयर जमीन उसके ऊपर पूरा साल काम करते हैं। दे हैव नाउ वेयर एज टू गो फॉर वर्क, वे दूसरी जगह काम पर क्यों नहीं जाते हैं? यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, देखने को तो ऐसा लगेगा कि सारे काम कर रहे हैं, सभी वर्किंग है, नन रिमेन, कोई खाली नहीं है, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, लेकिन जो उनका लेबर एफर्ट यानी कि जो श्रम है वो विभाजित नहीं है, उसको डिवाइड नहीं किया गया है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, लग तो ऐसे रहा है कि सभी को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वो कुछ
सभी काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी को भी पूर्ण रोजगार, फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है वो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयड। ऐसी जो सिचुएशन जिसमें कि लोग ऐसे लगें कि वो काम कर रहे हैं लेकिन फुल्ली एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेयर पीपल आर अपारेंटली वर्किंग, जहाँ पर लोग लगता है कि काम में लगे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन हर एक लोग जो है अपनी कैपेसिटी से कम, पोटेंशियल से कम काम करते हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा जो इस तरह की बेरोजगारी होती है, अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये उन लोगों को बताती है जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जो बेकार बैठे हैं, उनसे अलग होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता क्या है कि लोग काम में लगे हुए हैं और लेकिन वो फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं होते, इसलिए इसको हम हिडन या डिस्ग्यूज यानी छिपी बेरोजगारी कहते हैं। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड, सुखराम। अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सुखराम जो है एक लैंडलॉर्ड है, ज़्यादा जो जिसके पास ज़मीन होती है, भूस्वामी है। कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर ऑफ फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड, अपनी फैमिली के लिए 1-2 मेंबर जो हायर करता है वो अपनी फैमिली के अलावा जो है काम करने के लिए, ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से, लक्ष्मीज फैमिली, लक्ष्मी के परिवार से वो 2 मेंबर को हायर करता है। अब लक्ष्मी की फैमिली की कुछ सम एक्स्ट्रा इनकम होने लगती है, उसको जो है वेजेस मिल जाते हैं। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। जो उसका छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें वो 5 लोग लगे होते थे, जिसमें 5 की जरूरत थी नहीं। अगर 2 वहां से चले जाते हैं तब भी टोटल प्रोडक्शन जो उसका है वो वहीं रहेगा। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people मे मूव टू वर्क इन द फैक्ट्री, या फिर हम ऐसे कहें कि 2 लोग उनमें से जो है किसी फैक्ट्री में काम करने चले गए हैं। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। तो इससे भी उनकी जो अर्निंग है, परिवार की जो कमाई है, उसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो उनका जो लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं वो ऐसे का ऐसे ही करते रहेंगे, उसकी प्रोडक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, लाखों किसान हैं इंडिया के अंदर जो लक्ष्मी की तरह हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें वहां से हटा के, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाकर कहीं अच्छे से उनको रोजगार उपलब्ध करवा दे, प्रोवाइड करवा दे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। और जो कहीं अन्य रोजगार से, वो एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा कमा कर लाएंगे, इससे फैमिली की इनकम भी बढ़ जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, ये दूसरे सेक्टर्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर, कैजुअल का मतलब होता है अनियमित, जिनको रेगुलरली वर्क नहीं मिलता है, वो होते हैं अर्बन एरिया में। हु सर्च डेली एम्प्लॉयमेंट, जो डेली के डेली अपने लिए काम ढूंढते हैं। दे आर एम्प्लॉयड, जैसे कि पेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, रिपेयर पर्सन हो गया, या कुछ और जॉब करने वाले लोग हो गए। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, इन सभी को हर रोज काम नहीं मिलता। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट, या फिर जो हम सर्विस सेक्टर यानी थर्ड टाइप के सेक्टर की बात करें, जिसमें कुछ ठेले वाले होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं, वो सारा दिन बिताते हैं लेकिन उनकी अर्निंग इतनी नहीं होती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, वो ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होती नहीं, दूसरा कोई काम करने के लिए होता नहीं है, इसलिए वो एक काम करते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हो सकता है जनरेट। देखिए, from the above discussion we can see that there continue to be considerable underemployment in agriculture। अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन एग्रीकल्चर में है वो काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। देर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हैं। इन व्हाट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, इन लोगों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज किया जा सकता है, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, दोबारा से एक लक्ष्मी का ही जो एग्जाम्पल है लेते हैं। विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड, उसकी जो जमीन है अनइरीगेटेड। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड ए लोन टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। अब अगर गवर्नमेंट उसकी कुछ हेल्प कर दे, बैंक उसको सस्ते में लोन प्रोवाइड करवा दे ताकि वो एक इरीगेशन के लिए अपना
अपना कुआं खुदवा सके, अपने कुएं से वो सिंचाई कर ले। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक ए सेकेंड क्रॉप। अब वो जो है अगर उसके पास ऐसी फैसिलिटी होगी तो वो दूसरी फसल भी ले लेगी साल में, वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, सर्दी के सीजन में गेहूं की फसल भी जो है वो ले सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 पीपल ऑफ फॉर 50 डेज। अब जो कहता है कि जो इसके अंदर के जो लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए फैमिली के, तो उनको कम से कम 50 डेज के लिए रोजगार उससे मिल जाता है जो खेती के काम में लगे हैं। सो 2 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन आवर ओन फील्ड। 2 जो मेंबर हैं वो अपने खुद के उसके रोजगार में, उनको अपनी जमीन से रोजगार मिल जाएगा। नाउ सपोज ए न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म। या फिर हम ऐसे कहें कि सपोज करिए कि वहां पर कोई नया बांध बन गया है या नहरों की निर्माण किया जा रहा है इरिगेशन के लिए। दिस कुड लीड टू ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफी सारा एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो है मिल सकते हैं लोगों को, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो अपने आप कम हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मोर देन बिफोर। अब जो लक्ष्मी और उसके जैसे और फार्मर हैं वो पहले की कंपैरिजन में ज्यादा फसल लेंगे। दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, और इसमें से कुछ वो बेचने के लिए भी जाएंगे। फॉर दिस में बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू ए नियर बाई टाउन। इसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होगी। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के ऊपर या फिर बेटर रूरल एरिया के अंदर जो है रोड्स की फैसिलिटी दे जिससे कि मिनी ट्रक हर जगह आ जा सके, तो लक्ष्मी जैसे फार्मर और भी जो हैं लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप। जिनके पास अब वाटर की फैसिलिटी भी है अपनी ग्रो को जो है कंटिन्यू पैदावार करेगी और उसको बेचने के लिए वो शहर तक जा सकती है। This activity can provide productive employment to not just farmer but also others such as those in service like transport or trade। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ना फार्मर को फायदा होगा बल्कि इससे जो थर्ड सेक्टर में लोग लगे हैं, जो सर्विस सेक्टर में जैसे कि ट्रेड में लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं, तो उनको भी जो है रोजगार या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की जो जरूरत सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड सी नीड आल्सो सीड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट टू ड्रा वाटर। इसके अलावा उसे फर्टिलाइजर, सीड या और सारे जो इक्विपमेंट यानी कृषि के लिए जो उपकरण होते हैं वो भी चाहिए। बीइंग ए पुअर फार्मर शी कैन अफोर्ड मैनी ऑफ देम। पुअर होने की वजह से इनमें से ज्यादातर को अफोर्ड नहीं कर सकती है। सो शी विल नाउ टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए उसे मनी लैंडर यानी साहूकार से पैसा लेना होगा जो उसे हाई रेट इंटरेस्ट के ऊपर देगा। इफ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर स्थानीय बैंक से उसको सस्ता लोन मिल जाता है तो वो ये सारी चीजें खरीद सकती है और उसकी अपनी कल्टिवेट को जो है जमीन को कल्टिवेट कर सकती है। दिस मीन दैट along with water we also need to provide cheap agriculture credit to the farmer for farming to improve। अगर हम फार्मिंग को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो सिर्फ पानी नहीं, हमें बाकी भी जो जैसे फैसिलिटी चीप जो लोन है प्रोवाइड उनको करवाना चाहिए। सस्ता लोन, क्रेडिट यानी लोन देना चाहिए। ये चैप्टर 3 में हम मनी और क्रेडिट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अनदर वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्री। दूसरी एक और इस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। हमें ऐसे उद्योगों की पहचान करनी होती है और उनको प्रमोट करना होता है जो सेमी रूरल एरिया के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी यानी पल्सिस, दलहन की जो फसलें होते हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि एक एरिया के अंदर वो ग्रो करेंगे तो हम एक दाल मिल को क्या कर सकते हैं, वहाँ सेटअप कर सकते हैं जहाँ से उसके बाद दाल को पूरी प्रोसेसिंग के बाद सिटी के अंदर बेचा जा सकते। ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज, या फिर हम एक कोल्ड स्टोरेज भी ओपन कर सकते हैं जिसमें फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने पोटैटोज और ओनियन जैसी फसलें हैं उनको स्टोर करें और जब भी इनके प्राइसेस गुड हो तो उसको मार्केट में बेच दें। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वेयर फार्मर कैन कम एंड सेल
वाइल्ड हनी। और इस तरह से जो अगर मान लो कोई फॉरेस्ट के नज़दीक गांव है तो वहाँ पर हम हनी सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ किसान आए और अपना जो हनी यानी शहद है वो बेच सकें। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इसी तरह से पॉसिबल है कि हम इस तरह की इंडस्ट्रियाँ वहाँ सेटअप कर दें जहाँ पर सब्जी के साथ फसलों की जो सब्जी की फसल है वो भी ली जा सके और उनको बेचा जा सके। उसके अंदर चाहे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, जिसको वहां से बाहर के बाजार में भी बेचा जा सकता है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री इन लोकेटेड सेमी रूरल एरिया। इस तरह से हम सेमी रूरल यानी अर्ध जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर इस तरह की इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सिटीज। जरूरी नहीं है कि हम ये बड़ी सिटी के अंदर ही सेटअप करें। नेक्स्ट कहता है, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग एट टू द एज ग्रुप 5 to 29। जो 60% पॉपुलेशन है 5 to 29, आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उनमें से सिर्फ 51% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। द रेस्ट आर पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 ईयर मे बी एट होम। जो 18 उम्र से कम के बच्चे हैं या तो वो घर होते हैं या फिर वो जो है किसी काम के अंदर, मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबर, या फिर वो चाइल्ड लेबर की तरह जैसे कि जो श्रम होता है, बच्चे जो श्रम करते हैं, काम करते हैं, उसमें लगे होते हैं। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर एंड अदर स्टाफ। अगर ये सारे बच्चे स्कूल जाने लगे तो हमें और ज़्यादा टीचर्स की, स्टाफ की, बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। ए स्टडी conducted by the planning commission estimate that nearly 20 lakhs job can be created in the education sector alone। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है, जो प्लानिंग कमीशन ने बताया है, जिसको अभी हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, एक अनुमान लगाया कि अगर सभी जाने लगे तो 20 लाख जॉब तो अकेले एजुकेशन सेक्टर में प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम हेल्थ सिचुएशन को भी और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें और भी ज़्यादा डॉक्टर, नर्सिज या हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। These are some way by which job would be created and we would also be able to address the important aspect of development talking about in chapter first। इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसा चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था, और भी ज़्यादा जॉब्स को जनरेट किया जा सकता है। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in the area। हर एक जो स्टेट या रीजन होता है उसके अंदर भी वहाँ के निवासियों की जो आय, इनकम होती है, रोजगार होती है, उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल संभावना होती है उसको इंक्रीज करने की, जैसे टूरिज्म या फिर क्राफ्ट इंडस्ट्री या नई सर्विसेज जैसे आईटी सेक्टर को ही लेकर हम नई अपनी जो इनकम है, लोगों की इनकम, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके लिए पूरी प्लानिंग और गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन से दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल 35 lakhs मोर देन एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 lakhs पीपल। अगर प्लानिंग कमीशन के एक अनुमान की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने जो टूरिज्म है उसको सुधार ले, इम्प्रूवमेंट कर दें, तो हर साल प्रति वर्ष जो है 35 यानी 35 लाख से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। हमें पता है कि जो भी हमने सजेशन ऊपर दिए हैं उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो लंबा समय लगेगा, तो हमें जो क्विक जो मेजरमेंट हो सकती हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है। अब जो ऐसी इस तरह की जो आती हैं कार्यक्रम जो होते हैं वो देखिए क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटेशन द राइट टू वर्क। काम का अधिकार, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया इन 200 डिस्ट्रिक्ट। अब जो है पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट में था, अब जो है इसको 625 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर इसको ऐड कर दिए, यानी कि स्टार्टिंग हुई थी इसकी उस समय पर सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शामिल किया था। अब जो है इसका क्राइटेरिया बढ़ा करके 625 हो गया। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको मनरेगा 2005 एक्ट के नाम से जानते हैं।
इसके अंदर ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीड ऑफ, जो सक्षम है, योग्य हैं और जो काम करना चाहते हैं, जिसको काम की ज़रूरत है, वर्क इन रूरल एरिया आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। उन्हें 100 दिन का काम जो है सरकार उनको प्रोवाइड करवाती है। सरकार उनको 100 दिन, साल के अंदर 100 दिन कम से कम उनको काम की, रोजगार की गारंटी देती है। If the government fall in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people। अगर गवर्नमेंट उसको जो है जो भी काम के लिए लोग आते हैं, अगर उनको काम नहीं दे पाती है तो उसके बाद उनको अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भत्ता देगी। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। इस तरह जो काम या अधिनियम बने हैं, इस तरह के कामों को हम प्राथमिकता देते हैं जिससे कि फ्यूचर में जमीन से भी उत्पादन बढ़ाने में हमें हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये हमें 2 एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। एक में कांता है कोई लेडी और एक में है कमल। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जो डिवीजन सेक्टर है, इसमें डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो कांता जो लेडी होती है वो ऑफिस में काम करती है 9:30 से और शाम के 5:30 तक उसकी जॉब है, रेगुलर जॉब है, मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, एडिशन में उसके कुछ प्रोविडेंट फंड्स भी हैं, उसको जो लीव मिलती हैं यानी छुट्टी होती है वो भी पेड होती हैं, संडे भी उसका ऑफ होता है, इसके अलावा मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। और उसके बाद जब उसने ज्वाइन किया था तो उसको जो है एक अपॉइंटमेंट लेटर भी कुछ कंडीशन के बेसिस पर मिला था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कमल है, जो उसका कांता का नेबर यानी पड़ोसी है। वो डेली वेजेस यानी लेबर के तौर पर काम करता है ग्रोसरी शॉप के ऊपर। वो 7:30 से लेकर के शाम के 8 बजे तक काम करता है। उसको कोई अलाउंसेस भी नहीं मिलता है, उसको जो है कोई जो लीव लेता है वो पेड भी नहीं होती हैं। जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन उसको वेजेस भी यानी दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। और उसके बाद nor was the given any formal letter saying that he has employed in shop। और उसके बाद उसको कोई ऐसा लेटर जैसा कि कांता को मिला था अपॉइंटमेंट लेटर टाइप, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। यानी कि उसको कभी भी उसका मालिक कह सकता है कि आप जो है आपको काम से हटा दिया जाता है, इस तरह उसको कभी भी बोला जा सकता है। अब देखिए कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जब हमने कांता का एग्जाम्पल लिया तो वो एक ऑर्गेनाइज संगठित इलाके क्षेत्र में काम करती है। कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहां पर जो है रोजगार अवधि, जो रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर बेसिस पर होता है। एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, और लोगों को काम यानी कि अश्योरेंस होती है, निश्चित होता है कि उनका काम जो है वो मिला रहेगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट के यहाँ पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होते हैं। एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड regulation which are given in various law such as factory law act, minimum wage act। और वो कुछ उसके जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है, जैसे कि मिनिमम वेजेस यानी कम से कम उसकी सैलरी कितनी होगी, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस तरह के कई सारे एक्ट होते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम इसको संगठित या ऑर्गेनाइज बोलेंगे बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसके अंदर कुछ औपचारिक और प्रक्रियाएं होती हैं। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rule and regulation। कुछ लोग किसी के जो काम होता है नियोजित, कुछ लोग जो है किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते लेकिन वो खुद भी काम करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने आप के सरकार के सामने रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने काम का, और उन्हीं के जो रूल रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनका क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉयड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जो रोजगार की सिक्योरिटी होती है वो मिली होती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर, उन्हें काम का जो काम करना पड़ता है वो एक निश्चित आवर यानी घंटों में ही करना पड़ता है। इफ दे वर्क मोर, अगर वो उससे ज्यादा करते हैं, दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर उसको जो है ओवर टाइम यानी जो ओवर टाइम उसने जितना काम किया है उसका भी अतिरिक्त वो क्या देगा, उसको पैसा देगा। दे ऑल्सो गेट सर्वल अदर बेनिफिट, उसको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे अपने एम्प्लॉयर से। व्हाट आर दीज बेनिफिट, ये बेनिफिट क्या है? दे गेट पेड लीव, जैसे कि उसको पेड लीव मिल सकती है। दे गेट पेड लीव,
पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान उसको पेमेंट, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेजुएटी हो सकती है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट एंड अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो कई सारे जो रूल रेगुलेशन है वो भी उसको मिलते हैं भाई, जैसे सेफ पानी है पीने का, या जो उसका जो एटमोस्फेयर है काम करने का इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा। व्हेन दे रिटायर दिस वर्कर गेट पेंशन एज वेल, और जब भी ये रिटायर होंगे तो उनको पेंशन भी मिलेगा। इन कंट्रास्ट कमल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये छोटी छोटी और बिखरी हुई यूनिट्स में होता है, जो ज्यादातर जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते। देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। कहने को तो यहाँ भी रूल रेगुलेशन होते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर। जॉब अक्सर होती हैं वो कम वेतन पैसे वाली होती हैं और रेगुलर भी नहीं होती हैं। देर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस, और इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि ओवर टाइम ज़्यादा टाइम काम किया तो पैसा मिलेगा, लीव पेड होंगी या हॉलीडे मिलेंगे, इस तरह का। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, और जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है वो भी सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, लोगों को काम से कभी भी हटाया जा सकता है बिना किसी रीजन के। व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, जैसे कई बार किसी काम का सीजन होता है, भाई गर्मियों में जिस तरह के काम की डिमांड होती है, आइस फैक्ट्री जैसे वर्किंग में होती हैं, कुछ इस तरह के जो सीजनल वर्क होते हैं, तो लोगों को जिस समय वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत होती है रख लेते हैं और जब सीजन ऑफ होता है तो उनको हटा देते हैं। ए लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और ये कुछ विम्स यानी पसंद, ये कुछ एम्प्लॉयर की यानी जो भी काम देने वाला उसकी पसंद के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसको काम पसंद नहीं आया, कुछ बात पसंद नहीं है तो कभी भी उसको जो है काम से हटा सकते हैं। उसके बाद दिस सेक्टर इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क, और इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने छोटे मोटे कामों में लगे होते हैं, सड़कों पर कुछ बेचना, मरम्मत का काम करना, रिपेयरिंग का। सिमिलरली फार्मर वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, इसी तरह से किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो श्रमिक भी लगा सकते हैं जब भी उनको जरूरत होती है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग जो काम कर रहे होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर द मोस्ट सोट आफ्टर, यानी कि जो संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर है अत्यधिक इसकी जो डिमांड रहती है, रोजगार मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित, यानी कि इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड लोग इसकी करते हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, लेकिन इसके अंदर जो रोजगार मिलता है वो बहुत धीरे धीरे या कम लोगों को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इस तरह से देखा कि आमतौर पर पाया गया कि संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में वे काम करते हैं। नेक्स्ट, दे अडोप्ट सच स्ट्रेटजीज टू एवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉ दैट प्रोटेक्ट लेबर, ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि वो उनको टैक्स भी पे ना करना पड़े, और जो उनके अंदर जो वर्कर लेबर काम करते हैं उनका भी वो प्रोटेक्शन यानी संरक्षण देने वाली ऐसी कोई रेगुलेशन का काम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, उनसे बचते हैं वो। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब विच पे वेरी लो सैलरी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहाँ सैलरी काफ़ी कम होती है। दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड इन फेयर वेज, जहाँ उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है और उनको वेजेस भी ठीक से नहीं मिलते। देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी जो अर्निंग होती है काफ़ी कम होती है, जॉब भी रेगुलर नहीं होता है। दी जॉब आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट, ना ही इनका कोई सिक्योर यानी इनको जो है कोई सिक्योर सुरक्षा की भी नहीं होती, इनका रोजगार मिला रहेगा बना रहेगा, ना ही इनको कोई अदर बेनिफिट दिया जाता।
Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. हमने देखा कि 1990 में ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार खोया. These workers are forced to take up job in the unorganized sector with low earning. तो मजबूरी में उनके पास और जब काम ही नहीं था तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो अर्निंग के लिए जाना पड़ा. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the worker in the unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ज़्यादा रोजगार देने के अलावा श्रमिकों को जो संरक्षण और सहायता भी देना जरूरी होता है. हम इनको प्रोटेक्शन भी दें और सपोर्ट भी करें, दोनों ही चीज़ें जरूरी होती हैं. हु आर द वनरेबल पीपल, वनरेबल यानी जो लाचार हैं या जिनके पास जो कुछ कमी होती है, वो कौन से लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए. इन द रूरल एरिया, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, sharecropper and artisans such as weaver, blacksmith, carpenter, goldsmith. ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करें तो जो भूमिहीन यानी जिनके पास जमीनें नहीं होती, ऐसे छोटे किसान, या जो बटाई पर फसलें लेते हैं, या जो कुछ कारीगरी का जैसे कि बुनकर का, बढ़ई का, सुनार का, लोहार का, इस तरह का काम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी लाचार हैं. नियरली 80% रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. 80% के करीब जो है परिवार, ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं. दीज फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवर ऑफ सीड, एग्रीकल्चर इनपुट. अगर हम जो है इनकी मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इनको जो है टाइम से इनको क्या दे सकती है, सीड यानी बीज दे सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट दे सकती है, क्रेडिट यानी लोन दे सकती है, स्टोरेज फैसिलिटी और मार्केटिंग आउटलेट्स, इस तरह की चीजें इनको प्रोवाइड करवा सकती है. इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली वर्किंग इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको किसको मिला करके बनता है, खास करके जो वर्कर हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, कैजुअल यानी कि अनियमित जिनको रोज काम नहीं मिलता, इन कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन में, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो गली गली में घूम करके अपना सामान बेचती हैं, हेड लोड वर्कर जो सिर पर बोझा ढोने वाले हैं, गारमेंट मेकर, रैग पीकर यानी कबाड़ जो इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट. अब जो है जो छोटे उद्योग हैं उनमें कच्चे माल की प्राप्ति करना और माल को खरीदना बेचना, इसमें जो है सरकारी मदद, गवर्नमेंट जो है मदद कर सकती है. द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड. दोनों ही जो कैजुअल वर्कर हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में, दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है या उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इनमें से भी ज़्यादातर जो होते हैं जो एससी, ट्राइबल या बैकवर्ड क्लासेज से होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं. बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. इरेगुलर वर्क और लो पेड के अलावा इनको सामाजिक भेदभाव भी, इनका भी सामना करना पड़ता है. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इसलिए जो है इनका सोशल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की श्रमिक है, उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन और सपोर्ट यानी उनको समर्थन, उनकी सहायता दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए. नेक्स्ट कहता है सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट. स्वामित्व के आधार के ऊपर भी हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पब्लिक है और दूसरा प्राइवेट है. देखिए, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द ओन एसेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस. इसके अंदर देखिए, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड द ऑल ऑफ द सर्विस.
पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश जो ज्यादातर है सरकार का स्वामित्व होता है एसेट यानी संपत्ति के ऊपर, और वहीं सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। दूसरी तरफ जो प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र है उसमें प्राइवेट लोगों का जिम्मेदारी होती है, संपत्ति भी उन्हीं की होती है, इंडिविजुअल या किसी कंपनी के हाथ में होता है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। वेरियस कंपनी लाइक टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को जिसको कहते हैं, या हम रिलायंस की बात करें तो ये प्राइवेटली ओन्ड यानी प्राइवेट लोगों के हाथों में है। एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो अपना प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो अपनी जो सर्विस है उनको जो क्या करते हैं ये या तो किसी एक आदमी की होती है या कंपनी की होती है। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, जबकि पब्लिक सेक्टर का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्स एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। जो सर्विस के ऊपर पैसा खर्च करती है सरकार तो वो टैक्सेस या और भी इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे उनकी भरपाई कर सकती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। व्हाट आर दीज एक्टिविटी? जो आजकल की सरकारें हैं वो किस तरह की एक्टिविटियां करती हैं, कौन कौन सी इसमें शामिल है, कैसे कहाँ पर वो पैसा खर्च करती है। लेट अस फाइंड आउट। देखिए, देयर आर several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide at a reasonable cost। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हमें रीजनेबल कॉस्ट यानी सही कीमत के ऊपर प्रोवाइड नहीं करवा सकता। वाई? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें खर्च करना पड़ता है। विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बाहर की बात है। Also collecting money from thousands of people who use these facilities not easy। और जो कलेक्टिंग है 1000 यानी हजारों लोगों से इन चीजों का जो इस्तेमाल, अच्छा दूसरा कहता है कि इन चीजों पर बहुत अधिक पैसा होता है जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर है, और इन्हीं चीजों के इस्तेमाल में हजारों लोगों से पैसा कलेक्ट करना भी कोई आसान टास्क या काम नहीं होता। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर यूज। अगर वो ऐसा कर भी ले तो वो बहुत ज्यादा रेट जो है हाई रेट चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर। हार्बर क्या होता है? यानी जो ये बंदरगाह पतन जो बनाए जाते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स। इस तरह की कुछ सेवाएं होती हैं या इस तरह की जो थिंग्स होती हैं जो हाई रेट के ऊपर वो अगर वो करवाते हैं तो रेट उनके बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है इनको अपने अंडर रखती है और पैसा इनके ऊपर खर्च करती है और इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटी सभी लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट है, देयर आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज। प्राइवेट सेक्टर जो है जब तक कोई भी व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि सरकार उनको एनकरेज या प्रोत्साहन ना दे। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। जो बिजली जो उत्पादन किया जाता है औद्योगिक उत्पादन में लागत में जो है बिक्री में, इस तरह की बिजली की बिक्री में औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। जब भी हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हो सकता है कि जो इंडस्ट्रीज में जाता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। मैनी यूनिट स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट माइट हैव टू शट डाउन। तो जो छोटी छोटी जो उद्योग जिन्होंने खोल रखे हैं तो बिजली के अकेले उसी को नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी को सहन नहीं कर पाएंगे उसके बिल को, तो हो सकता है कि वो बंद भी हो जाएं, शट डाउन यानी बंद हो जाएं। तो गवर्नमेंट इनको लगातार एनकरेज करती है और इनका सपोर्ट भी करती है ताकि ये बनी रहें। गवर्नमेंट हियर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दीज इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। और इस तरह के रेट इनके लिए लगाती है जिससे कि ये छोटे से छोटी भी जो इंडस्ट्री है वो उसको अफोर्ड कर सकें। गवर्नमेंट हैज टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की बाकी कॉस्ट आती है उसको गवर्नमेंट खुद जो है बियर करती है, यानी कि उसका कुछ पार्ट वो खुद देती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर एट ए फेयर प्राइस। इसी तरह से हम जो
अपने फसलों को बेचने जाते हैं तो सरकार हमसे खरीदती है, फेयर यानी उचित मूल्य के ऊपर खरीदती है। दिस इज स्टोर इन इट्स गोडाउन एंड सेल एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप। जबकि हमें पता है कि वो राशन शॉप के जरिए इनको बहुत ही कम कीमत के ऊपर अपने ग्राहकों को यानी कंज्यूमर को देती है। ये चैप्टर जो है 9th की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी चैप्टर 9th की बुक में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। गवर्नमेंट यहाँ पर भी कुछ कॉस्ट का कुछ भाग जो खुद बियर यानी सहन करती है उसको बोले पे करती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। इस तरह से दोनों का इसने सपोर्ट कर दिया, ना तो किसान को नुकसान हुआ ना ही कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को हुआ। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी विच आर द प्राइमरी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो सरकार की जिम्मेदारी होती हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी सारा पैसा यहाँ सरकार खर्च करती है, जैसे कि अपनी जो फैसिलिटी होती है हेल्थ की, एजुकेशन की। We have discussed some of these issues in the first chapter. Running proper school and providing quality education. जिस तरह से proper schooling चलना, quality education देना, particularly elementary education, यानी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है कम से कम वो सभी को मिले, is the duty of government। ये सरकार की जिम्मेदारी है। India's size of illiterate population is one of the largest in the world। जो इंडिया के अंदर निरक्षर लोग हैं उनका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, यानी हम सबसे ज़्यादा इलिटरेट कंट्री में आते हैं, कंट्रीज में। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर मलनरिश्ड, यानी बहुत सारे लोग जो है बच्चे जो है कुपोषण का, मलनरिश्ड होता है कुपोषण का शिकार है, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है। एंड 1/4 ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और कुछ तो ऐसे भी हैं 1/4 जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। वी हैव रीड अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने पढ़ा था। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओडिशा 41, मध्य प्रदेश 47 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड के जो हाईएस्ट जो कंट्रीज है उनमें से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज। गवर्नमेंट को इस तरफ अटेंशन यानी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड के एस्पेक्ट होते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, फूड की फैसिलिटी, न्यूट्रिशन की फैसिलिटी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को देना। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। और जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देना, और जो ऐसा इलाका देश का जो पहले से इग्नोर्ड यानी जिसकी तरफ उपेक्षा की गई हो, देखा नहीं गया हो, तो वहां पर खास करके इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां कुछ पैसा खर्च करे, बजट को बढ़ाए, और गरीब लोगों का भी जो है कुछ उस तरह से केयर किया जा सके, उस रीजन को भी आगे लाया जा सके जो पहले इग्नोर्ड रहा है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 2 यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन ओके।